नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर हुई बातचीत में गजा शांति योजना को लागू करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ने कहा, उनका देश भारत के साथ औद्योगिक सहयोग, संयुक्त उद्यम और सह उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ाना चाहता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर झड़पों के कारण बड़े पैमाने पर पलायन। मोरक्को में 2 इमारतें गिरने से 19 लोगों की मौत। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल चंडीगढ़ में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में जारी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और पारस्परिक लाभ के लिए इन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता के अपने दृष्टिकोण को दोहराया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने गजा शांति योजना के शीघ्र कार्यान्वयन सहित क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और एक स्थिर, सुरक्षित तथा समृद्ध विश्व के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ आज एक बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देश 2025-29 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। श्री ताजानी ने दिल्ली आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए संयुक्त पहल का भी उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। संयुक्त पहल की घोषणा जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में की गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष राजनीतिक सहयोग, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, संस्कृति, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए इटली के उप प्रधानमंत्री ताजानी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ताजानी कल मुंबई में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ इटली भारत व्यापार मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। इटली भारत के साथ औद्योगिक सहयोग, संयुक्त उद्यम, सह विकास और सह उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ाना चाहता है। भारत यात्रा पर आए इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि एक भारत दीर्घकाल से ही इटली का विश्वसनीय मित्र रहा है। विदेश मंत्री ताजानी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। श्री ताजानी ने कहा कि भारत के विकास में इटली महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और औद्योगिक सहयोग तथा द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इटली के विदेश मंत्रालय ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाली इतालवी कंपनियों को समर्थन देने के लिए 50 करोड़ यूरो की एक विशेष वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इटली बहुप्रतीक्षित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ण समर्थन करता है। इटली के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक रणनीतिक साझेदार है और अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश तथा नवाचार के क्षेत्रों में एक विशेष वार्ताकार है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार और तेजी से विकसित हो रही आर्थिक शक्ति है। थाईलैंड ने कहा है कि कंबोडिया के साथ सीमा संघर्ष के कारण 4 लाख से अधिक थाई नागरिकों को घर छोड़ना पड़ा है। थाईलैंड सेना की दूसरी कमान ने बताया कि बुरीराम, सुरिन, सिस्केत और उबोन रत्चाथानी प्रांतों के कई इलाकों में आज सुबह गोलीबारी हुई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष के कारण थाईलैंड के 800 से अधिक स्कूल और कई अस्पताल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।
सूडान के सबसे बड़े तेल प्रसंस्करण संयंत्र के पास सूडानी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कई लोग मारे गए। अर्धसैनिक त्वरित सहायता बल आरएसएफ ने कहा कि ये हमला आरएसएफ द्वारा दक्षिण सूडान की सीमा के पास स्थित संयंत्र पर कब्जा करने के एक दिन बाद हुआ है। दोनों पक्षों ने मीडिया को बताया कि मृतकों और घायलों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती। आरएसएफ ने बताया कि तुर्की निर्मित अकिंसी ड्रोन द्वारा किए गए इस हमले में मारे गए लोगों में दक्षिण सूडानी सैनिक भी शामिल थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 का आबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में समापन हो गया। इस सम्मेलन में 132 देशों के 60,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें मीडिया, फिल्म निर्माण, क्रिएटर अर्थव्यवस्था, संगीत, गेमिंग, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग और दृश्य माध्यम द्वारा कहानी कहने जैसे विषयों पर 300 से अधिक सत्रों में 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिज के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन बुट्टी अल हमीद के संबोधन से हुआ। उभरती प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति आकर्षण का केंद्र रही। ब्रह्मा के सीईओ प्रभु नरसिम्हन ने कहा कि ब्रह्मा का उपयोग करते हुए हमारा लक्ष्य एक सच्ची भारतीय कहानी को लेना और अपनी तकनीक का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना है कि इसका प्रदर्शन विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में सहजता से हो सके। अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका चोपड़ा और फिल्म तथा OTT निर्माता मुनीषा आडवाणी सहित कई अभिनेत्रियों ने रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में भारतीय भागीदारी दिखाई, जो देश की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। सिंगापुर ने थाईलैंड और कंबोडिया से संवाद और समझौते के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल एक बयान में कहा कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हल में फिर से शुरू हुई झड़पों और दोनों पक्षों की ओर से हताहत होने की खबरों से सिंगापुर बेहद चिंतित है। बयान में सिंगापुर के लोगों से थाईलैंड कंबोडिया के सीमावर्ती संघर्ष वाले क्षेत्रों की सभी यात्राओं को स्थगित करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया और थाईलैंड में रहने वाले सिंगापुर के लोगों को आधिकारिक समाचार स्रोतों पर नजर रखने, स्थानीय सरकार की सलाह का पालन करने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कंबोडिया ने बताया है कि थाईलैंड के साथ चल रही सीमा झड़पों के कारण सीमावर्ती प्रांतों में कुल 514 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मोरक्को में आज 2 इमारतें गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। ये घटना मोरक्को के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले शहर में से एक फेज में हुई। बचाव और राहत कार्य जारी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम से ज्यादा स्थायी और टिकाऊ शांति को प्राथमिकता देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनका देश ऊर्जा संयंत्रों पर युद्ध विराम के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की के इस बयान पर पेस्कोव ने कहा कि रूस शांति के लिए काम कर रहा है, न कि युद्ध विराम के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कटक में हुए पहले T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर हुई बातचीत में गजा शांति योजना को लागू करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ने कहा, उनका देश भारत के साथ औद्योगिक सहयोग, संयुक्त उद्यम और सह उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ाना चाहता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर झड़पों के कारण बड़े पैमाने पर पलायन। मोरक्को में 2 इमारतें गिरने से 19 लोगों की मौत। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल चंडीगढ़ में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।